सो कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज, हमने हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर की। सो अकबर वॉज क्राउंड एट कलानौर। कलानौर इज़ अ प्लेस इन हरियाणा इन 1556, 1556 में। ठीक है, 1556 में क्योंकि डेथ हो गई थी हुमायूं की, तो उसके जस्ट बाद सेम उसी ईयर में गद्दी पे आ गया अकबर। एंड इट इज़ सेड ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, 13 years 4 months ऑफ एज। सो बैराम खान, जिसको खान ए खाना के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये उनका वो था जो इनको टाइटल दिया गया था, एक्टेड एज ट्यूटर ऑफ अकबर एंड बिकेम हिज वकील एज वेल। एक तरह से कह लो उनके गार्जियन, जो उनके बिहाफ पे संभालेंगे किंगडम को। देन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने पढ़ा था। उसके बाद ये यहाँ पर है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। एक बार जस्ट टू रिवाइज यहाँ पे हम देख लेते हैं लाइन से हमारे कुछ बैटल्स हुए थे ना। ये देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानवा 1526, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 एंड बैटल ऑफ घाघरा 1529। ठीक है, इन सीक्वेंस को चाहे रट लेना। पानीपत में खांडवा चंदेरी का घाघरा, पानीपत में खांडवा चंदेरी का घाघरा, 1526 से 29 तक। ठीक है, पानीपत में खाएंगे और घाघरा लेने कहाँ जाएंगे? चंदेरी। ठीक है, पानीपत में खांडवा चंदेरी का घाघरा, पानीपत में खांडवा चंदेरी को घाघरो, पानीपत में खांडवा चंदेरी के घाघरो, PK CG। ठीक है, PK मूवी थी ना, PK CG छत्तीसगढ़ में हिट हो गई थी। PK CG, PK CG, PK CG, PK CG, PK CG, पानीपत खांडवा चंदेरी घाघरा, पानीपत खांडवा चंदेरी घाघरा। ठीक है, 26 से लेकर 29 तक, 26, 27, 28, 29। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। और अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं? अकबर के पास। और अकबर यहाँ पर लड़ रहा है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1526। So this was a battle between Mughals and Afghan forces, and Afghan forces were led by हेमू, क्योंकि ये यहाँ पे रूल कर रहा है, शेरशाह सूरी के अंडर ही था ये, बाद में ये एज अ स्ट्रॉन्ग रूलर बन जाएगा। टुक प्लेस वंस अगेन एट पानीपत ऑन 5 नवंबर 1556, 1556 में। ठीक है, फर्स्ट बैटल 1526 में हुई है। अकबर वॉन अंडर बैराम खान। ठीक है, बैराम खान की मदद से अकबर जीत जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। और यहाँ पर जो हिंदू रूलर हेमू है वो हार जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी 1526, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ओके, अब ये जो बैराम खान होता है ना, later revolted against Akbar and Akbar crushed this rebellion। अकबर ने इसको जान से नहीं मारा, इसको मक्का भेज दिया था, पर शायद इसको रास्ते में किसी ने मार दिया था। अकबर्स अर्ली फेस कंटेस्ट विथ नोबेलिटीज, मतलब उसका शुरू में क्योंकि अब ये नया रूलर है, तो जो भी नोबल्स होंगे उनके साथ कुछ ना कुछ इसका मतभेद रहेगा। तो ये 1556 से 1567 तक चला, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अर्ली एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर 1560 से 1576 तक। मालवा अंडर बाज बहादुर 1561, बैडली डिस्ट्रॉयड एंड कैप्चर्ड बाय मुगल्स अंडर आदम खान। आदम खान वाज मतलब इसका सेनापति था फॉर अकबर, बट बाज बहादुर रीगेन्ड कंट्रोल। लेटर अकबर अगेन डिफीटेड हिम एंड मेड हिम अ मनसबदार, हैंस मालवा अंडर मुगल्स। ये बहुत ही स्पेशलिटी थी अकबर की कि ये क्या करता था, कहीं पे भी मतलब जीत लिया किसी रूलर को, तो वहाँ पे जनरली उसको जान से नहीं मारता था, उसको वहाँ पे रिस्पेक्ट दे के वहाँ का मनसबदार बना देता था, ताकि वो उसके अंडर रहे और उसके हमेशा रिस्पेक्ट करे। मतलब यही होता है, किसी को अगर मौत की सज़ा मिली और आप उसको इज्जत दे के उसकी जान भी बचा रहे हो, उसको राज भी दे रहे हो, तो बंदा तो खुश ही होगा ना और आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो इस बात को अकबर समझता था और वो जनरली ऐसा ही करता था। ठीक है, ये वो उन्हीं लोगों को मारता था जो एकदम मतलब हद से पार हो जाते थे। आगे गर कटंगा का किंगडम था, जिसको सेटअप करा था गोंड्स ने। मुगल्स विक्ट्री बाय किलिंग रानी दुर्गावती। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रानी थी, रानी दुर्गावती गर कटंगा की, इनको मरवा दिया था। ठीक है, और इसको भी जीत लिया था मुगल्स ने। देन राजस्थान एंड गुजरात एक्सपेडिशन ऑफ अकबर
सीज ऑफ चित्तौड़ एंड विक्ट्री ऑफ मुगल्स 1568 में। चित्तौड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट किला है, उसको जीत लिया। राणा उदय सिंह एस्केप्ड द फोर्सेस ऑफ मुगल्स, ठीक है, बच के भाग गए थे राणा उदय सिंह। अब देखेंगे, हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर्स की। अकबर के रूल में क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। तो कनुंगोस वर हेरिडेटरी होल्डर्स ऑफ लैंड एज वेल एज लोकल ऑफिशियल्स conversant with local conditions. Some of these officials were corrupt and concealed the real produce. Annual assessment also resulted in great difficulty for the peasants and for the estates. अब इसी को आगे चल के अकबर रिजॉल्व करेगा, ठीक है। कनुंगोस बेसिकली आज के पटवारी कह लो आप। इस चीज़ को डील करने के लिए जो करप्शन है और जो असेसमेंट के प्रॉब्लम्स है, अकबर ने इंट्रोड्यूस करा करोड़ीज को। करोड़ी मल कॉलेज है ना दिल्ली में, वो करोड़ी वर्ड शायद यहीं से है, करोड़ीज। सो करोड़ीज आर ऑफिशियल्स अपॉइंटेड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ अ करोड़ ऑफ दाम। ये देखो, ये दाम वही करेंसी चल रही है जो शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करी थी। 1 करोड़ दाम का मतलब लगभग 2,50,000 रुपये। एंड ऑल्सो चेक द फैक्ट्स एंड फिगर्स सप्लाइड बाय कनुंगोस। और दूसरा ये क्या कर रहे थे, जो कनुंगोस जो करप्शन कर रहे थे ना, उसको चेक करने के लिए उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी वो मतलब चीज़ें दे रहे हैं उसको चेक भी कौन करेगा, करोड़ी। इसी तरह से उस पर नज़र रखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम, दैट इज करोड़ीज, रिगार्डिंग द एक्चुअल प्रोड्यूस, लोकल prices, productivity, etc. in 1850, अकबर इंस्टीट्यूटेड अ न्यू सिस्टम कॉल्ड दहशाला। ये बहुत ही सुपर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दहशाला, पिछली बार मनसबदारी जमींदारी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, सॉरी पिछली से पिछली बार, तो ये दहशाला उससे कोरिलेट कर रहा था, बहुत चांस है कि ये आ जाएगा। सो दहशाला में होता क्या था ये देख लेते एक बार। सो दहशाला, under this system, the average produce of the different crops, as well as the average prices prevailing over the last 10 years, 10 को बोलते हैं ना हिंदी में, 10 years were calculated, and on the basis of it जो आगे जो भी टैक्स लगाना है वो लगाया जाता था। 1/3 was the state share of the average produce and same was paid in कैश, ठीक है। तो अकबर के टाइम पे 1/3 था। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड द असेसमेंट बेस्ड अपॉन इट इज कॉल्ड द जब्ती सिस्टम, ठीक है। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट बेस्ड अपॉन इट इज कॉल्ड द जब्ती सिस्टम। अकबर इंट्रोड्यूस दिस इन एरियाज ऑफ लाहौर टू इलाहाबाद एंड इन मालवा एंड गुजरात। द दहशाला सिस्टम इज फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस जब्ती सिस्टम, ठीक है। इसी जब्ती सिस्टम में जब 10 साल का एक एवरेज लेके कैलकुलेट किए गए प्राइसेस, ठीक है, तो वही आपका क्या बन गया, दहशाला सिस्टम। और इस दहशाला सिस्टम को या जब्ती सिस्टम को टोडरमल्स बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि टोडरमल वाज द मेन फोर्स बिहाइंड दिस सिस्टम। तो जब्ती सिस्टम था, जब्ती सिस्टम का ही एडवांस रूप हो गया आपका दहशाला सिस्टम, और इस दहशाला या जब्ती सिस्टम को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों को रिलेटेड है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बात करते हैं बटाई या और गल्ला बख्शी सिस्टम के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, बटाई या फिर गल्ला बख्शी। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। The produce was divided between peasants and the state in a fixed proportion. After the harvest, it was considered a fair system. Tax can be paid in crop or cash, but cash was preferred. ठीक है। In case of crops such as cotton, indigo, oilseed, sugarcane, etc., state demand was invariably in cash. क्योंकि ये है भी कैश क्रॉप, हैंस दीज वर कॉल्ड कैश क्रॉप्स, तो उनका नाम भी कैश क्रॉप्स पड़ गया। किन किन, कॉटन, इंडिगो, ऑयल सीड, शुगर केन एटसेट्रा, ठीक है। कभी आपसे पूछ दे कि भैया अकबर के टाइम पे इंडिगो की खेती होती थी, तो हाँ होती थी, शुगर केन की होती थी, कॉटन की होती थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नस्क सिस्टम। So Nusk system was a rough calculation of the amount payable by the peasants on the basis of what he had
बीन पेइंग इन द पास्ट, तो इसको क्या बोलते थे, नस्क सिस्टम, राइट। नस्क सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कनकूट, 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 कनकूट या फिर नस्क सिस्टम, रफ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द पीजेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही हैड बीन पेइंग इन द पास्ट, ठीक है। इसी से मिलता जुलता 10 साल सिस्टम था जिसमें 10 साल का एवरेज लेके उसके बेसिस पे किया जाता था, और इसके लिए जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट था उसको को जब्ती सिस्टम बोलते थे। तो दहशाला जब्ती का ही एक एडवांस फॉर्म था, और इस पूरे को टोडरमल्स बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नस्क कनकूट एक ही है। इन फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू कंटिन्यूटी ऑफ कल्टिवेशन वॉज टेकन इन टू अकाउंट, तो इसके बेसिस पे लैंड को कैसे डिवाइड किया गया, पोलज, परती, चाचर, बंजर, ये टर्म्स अभी भी यूज़ होते हैं यूपी और आसपास के एरिया में, ठीक है। पोलज, पोलज वाज द लैंड अंडर कल्टीवेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, मतलब रेगुलर कल्टीवेशन में तो पोलज मतलब बेस्ट लैंड है, ये सब इस पर हमेशा टैक्स लगता रहेगा। देन परती या फिर फेलो लैंड, व्हेन इट रिमेन्ड अनकल्टिवेटेड, ठीक है, बट व्हेन कल्टिवेटेड इट इज़ कंसिडर्ड पोलज एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। तो अनकल्टिवेटेड रहेगा तो फेलो लैंड कंसीडर होगा परती, पर जब वो कल्टिवेट होने लगेगा तो उसको पोलज में कंसीडर कर लिया जाएगा। देन चाचर, लैंड फेलो फॉर 2 to 3 ईयर्स, 1 साल 2 साल से ज़्यादा, मतलब 2 से 3 साल तक अगर कोई लैंड फेलो रहेगा, खाली पड़ा रहेगा तो उसको चाचर बोलेंगे। बंजर, अगर 3 साल से ज़्यादा फेलो लैंड रहेगा तो उसको बंजर बोलेंगे, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तक्कावी लोन्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल लोन्स आपने पढ़ा था ना, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी एग्रीकल्चरल लोन्स देते थे वहाँ के जो मतलब सुल्तान्स थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये तकावी लोन्स हैं यहाँ पर बाबर के टाइम, सॉरी अकबर के टाइम पे, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो तकावी वर एग्रीकल्चरल लोन टू द पीजेंट्स फ्रॉम स्टेट and Amil were the officers that used to issue तकावी loans and helped making farmers increase their produce, जिससे टैक्स इंक्रीज होगा तो अंपायर का फायदा होगा। द जमींदार्स हैड अ हेरिडिटरी राइट टू टेक अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो भी प्रोड्यूस होता था उसको कलेक्ट करते थे जमींदार, उसमें का कुछ पार्ट अपने पास रखते थे जमींदार, ठीक है। तो दे हैड द हेरिडिटरी राइट ओवर इट, ये इंपॉर्टेंट है। द पीजेंट्स टू हैड अ हेरिडिटरी राइट, इंपॉर्टेंट है यार, ये हेरिडिटरी राइट की बहुत बात हुई थी जब लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। द पीजेंट्स टू हैड अ हेरिडिटरी राइट टू कल्टिवेट देयर लैंड एंड कुड नॉट बी रिजेक्टेड एज लॉन्ग एज दे पेड द लैंड रेवेन्यू, मतलब फार्मर का बेटा एंड सो ऑन, वो लोग उस जमीन पे हेरिडिटरी राइट है खेती करने का जब तक वो प्रॉपर उसका लैंड रेवेन्यू पे कर रहे हैं अंपायर को, ठीक है। एंड सिमिलरली जमींदार का कलेक्शन में जो भी शेयर ऑफ प्रोड्यूस हो उस पर हेरिडिटरी राइट है, ठीक है। द दहशाला वॉज नॉट अ 10-year सेटलमेंट नॉर वॉज इट अ परमानेंट वन, द स्टेट रिटेनिंग द राइट टू मॉडिफाई इट, ठीक है। दहशाला ऑल्दो 10 साल का एवरेज लेके लिया जाता था, पर कोई ऐसा परमानेंट सिस्टम नहीं था या कोई सेटलमेंट सिस्टम नहीं था, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता था, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाउएवर विथ सम चेंजेस अकबर्स सेटलमेंट रिमेन्ड द बेसिस ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर टिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, ठीक है। ये टोडरमल बंदोबस्त है अकबर सेटलमेंट, काफ़ी आगे तक चलता रहा, एंड ऑफ द 17th सेंचुरी तक। अब बात करेंगे हम मनसबदारी सिस्टम एंड द आर्मी की अंडर अकबर। So, to organize nobility and army, अकबर introduced मनसबदारी सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता था वो देख लेते हैं। एवरी ऑफिसर वॉज असाइंड अ मनसब या फिर जिसको बोलते हैं रैंक। सो लोएस्ट रैंक वॉज 10 एंड हाइएस्ट रैंक वॉज 5,000 to 7,000 फॉर नोबल्स। सो मनसबदारी में 2 टर्म आते हैं, एक आता है जात, दैट वाज द पर्सनल, जो उसकी मतलब पर्सनल औकात है जात, और दूसरा है सवार यानी कैवेलरी मैन, ठीक है। अ डिस्क्रिप्टिव रोल और चेहरा ऑफ द सोल्जर वाज मेंटेन्ड एंड हिज हॉर्सेस वर ब्रांडेड विथ इंपीरियल मार्क कॉल्ड दाग सिस्टम, मतलब घोड़े के पीछे एक लगा देते थे थप्पा कि ये भाई गवर्नमेंट ऑफ अकबर व्हीकल है,
इसको पर्सनल यूज़ के लिए प्रोहिबिटेड है। द salary due to the soldiers was added to the salary of the mansabdars, who was paid by assigning to him a jagir. Sometimes they were also paid in cash. तो मतलब सोल्जर्स की सैलरी पे करना किसका काम था? जागीरदार्स का, क्योंकि उसको उनके सर्विस के लिए या तो कैश दे दिया जाता था या लैंड दे दिया जाता था, जिसको मनसब बोलते थे। ठीक है। अ जागीर डिड नॉट कन्फर एनी हेरिडेटरी राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिड नॉट कन्फर एनी हेरिडेटरी राइट on the holder or disturb any of the existing rights in the area. It only meant that the land revenue due to the state was to be paid by the jagirdar. ठीक है, land revenue due to the state was to be paid to the jagirdar. सॉरी, मतलब हेरिडेटरी राइट नहीं है उस लैंड के ऊपर जो जागीरदार को लैंड दिया गया है, जस्ट उसको क्या राइट दिया गया है वहाँ से रिवेन्यू कलेक्शन का। हेरिडिटरी राइट लैंड का नहीं है उसके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे मान लो जो आपका कलेक्टर है किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो वो डिस्ट्रिक्ट की सारी ज़मीन उसकी थोड़ी हो जाती है, उसका काम क्या है? सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करना। सिमिलरली, ठीक है, सो जागीर डिड नॉट कन्फर एनी हेरिडिटरी राइट ऑन द holders or disturb any of the existing right in the area. It only means that the land revenue due to the state was to be paid to the jagirdar. Sorry, land belongs to the state only. ठीक है, and right to collect tax from the same was conferred to the jagirdars. ठीक है, right to collect tax and to maintain their forces. ठीक है, इसी टैक्स की मदद से फोर्सेस को मेंटेन करते थे। आगे देखते हैं। ओरिजिन ऑफ मनसबदारी सिस्टम, ये मतलब कोई नया इन्वेंशन नहीं है, काफ़ी पुराना सिस्टम चला आ रहा है। तो ओरिजिन इसकी चंगेज खान के टाइम से आ रही है। सदी हम बोलते हैं ना, एक सदी हो गई, यानी 100 वर्ष, 100 साल हो गए। तो सदीस, कमांडर ऑफ हंड्रेड्स को बोलते थे सदीस। ठीक है, और हजारास फॉर थाउजेंड्स के लिए वर्ड यूज़ होता था, हजारास। आज भी हम सदी, हजार वर्ड यूज़ करते हैं ना। अच्छा, अब देखते हैं एक बार इनका ये रैंकिंग का सिस्टम। सो मनसबदार बिलो 500 अगर रैंक है तो वो मनसबदार होगा। 500 से 2500 के अंदर रैंक है तो आमिर्स होगा, और 2500 या उससे ऊपर की रैंक है तो आमिर ए उम्दा और उम्दा ए आज़म के नाम से जाना जाएगा। ऑल्दो ये तीनों ब्रॉडली देखा जाए तो मनसबदार ही हैं, बट उसमें भी कैटेगराइजेशन कर दी कि सबसे पहले मनसबदार, उससे बड़ा आमिर, और उससे भी बड़ा आमिर ए उम्दा या फिर उम्दा ए आज़म हो गया। ठीक है, देन अहदीस, ये बड़ी मस्त चीज़ है। मतलब हमारी मम्मियाँ घरों में हमें गालियाँ देती ना, अहदी हो गया है, तो अब समझ में आया अहदी का मतलब क्या होता है। मतलब जब हम आलसी हो जाते तो मम्मी बोलती है अहदी हो गया है। तो अहदी इज जेंटलमैन ट्रूपर्स केप्ट बाय द अकबर और पर्सन ऑफ नोबल लीनिएज आंसरेबल ओनली टू एम्परर। ठीक है, तो ये लोग वो एकदम चिल रहते थे, क्योंकि इनको तो सीधे एम्परर को आंसर करना है, इनके ऊपर और कोई ऑफिसर है नहीं, और ज़्यादा इनको काम वाम भी नहीं होता था। तो अहदीस, जेंटलमैन ट्रूपर्स केप्ट बाय अकबर, they are mainly person of noble lineage and answerable only to emperor. The lack of strong navy remained a key weakness of the Mughal empire. This is also important. और किसके पास स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी, याद करो, कृष्णदेवराया के पास भी नहीं थी, इसलिए पोर्टुगीज से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, और चोलास के पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी, तो उन्होंने पूरे एरिया पे, मतलब इंडिया के से बाहर निकल कर प्रॉपर इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक अपना इन्फ्लुएंस कर लिया था। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, सो फौजदार एंड अमाल गुजार। फौजदार वाज इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स इन सरकार। लॉ एंड ऑर्डर सरकार में किसका काम था? फौजदार का। अमाल गुजार रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अमाल गुजार, ठीक है, अकबर के टाइम पे अमाल गुजार का काम था असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और फौजदार वाज द इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सरकार्स। अब देखते हैं, द टेरिटरीज ऑफ द अंपायर वाज डिवाइडेड इनटू जागीर, खालिसा एंड इनाम।
जागीर वॉज द रेवेन्यू राइट्स टू मनसबदार्स। जागीर एक लैंड था जहाँ का रेवेन्यू राइट कलेक्शन किसको दे दिया जाता था, मनसबदार को, तो उस जगह को बोलेंगे जागीर। खलीसा, खलीसा वाज रेवेन्यू गोज टू स्टेट। खलीसा जो भी रेवेन्यू आता था मतलब स्टेट डायरेक्टली अंडर, सॉरी लैंड डायरेक्टली अंडर स्टेट, ठीक है, इसका सारा रेवेन्यू स्टेट के लिए जाएगा। देन इनाम, इनाम वाल का जो मतलब रेवेन्यू आता था इनाम लैंड से, वो कहाँ जाता था, गोज टू लर्न, जो भी उस वक्त के रिलीजियस और लर्नेड पर्सन होते थे उनके पास जाता था, ठीक है। ऑल दीज कैन बी असेस्ड बाय माल गुजार्स, और इन सब की असेसमेंट कौन करता था, अमाल गुजार, अमाल गुजार, ठीक है, हो गया इंपॉर्टेंट। फौजदार, माल गुजार, जागीर, खालिसा, इनाम, ये सब हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं। जागीर वर ऑल्सो अलॉटेड टू नोबल्स, मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड क्वींस, इनको भी जागीर दी जाती थी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मतलब मनसबदार इन सबको ही दिया जाए, रॉयल फैमिली के लोगों को, क्वींस को, फैमिली के लोगों को भी दे देते थे। सो सूबेदार वाज द गवर्नर, ये वर्ड अभी भी यूज होता है कहीं कहीं, सूबेदार, सूबेदार इज द गवर्नर, सूबेदार गवर्नर। वजीर और दीवान या फिर दीवान ए आला, ये वर्ड यूज होता था हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। वजीर और दीवान या फिर दीवान ए आला, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीर बख्शी, मीर बख्शी वॉज हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, दस कंसिडर्ड हेड ऑफ नोबेलिटी। मीर बख्शी ऑल्सो हेडेड इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन एजेंसीज, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट का तो है ही है, नोबेलिटी का भी हेड बन गया, और इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन एजेंसीज भी मीर बख्शी के अंदर होती थी, ठीक है। बरीद्स, सो बरीद्स वर बेसिकली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, क्या था ये, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, एंड दे रिपोर्टेड टू मीर बख्शी, क्योंकि इंफॉर्मेशन एजेंसी इसके अंदर है। वकिया नवीस वर द रिपोर्टर्स, ये दिल्ली सल्तनत में भी वकिया नवीस रिपोर्टर्स होते थे। मीर सामान, सामान आ गया ना, सामान लेके घर जाते हैं ना हम, तो इंचार्ज ऑफ इम्पीरियल हाउस होल्ड। कारखानास, रॉयल वर्कशॉप्स, ठीक है, कारखानास। चीफ काजी, जहाँ भी काजी, कुजा, कुजात वर्ड आएगा वो सब किससे रिलेटेड है, जुडिशरी से। चीफ सदर, सदर इज फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस मैटर्स, ये रटना होगा, ठीक है। चीफ सदर, सदर चैरिटेबल एंड रिलीजियस मैटर्स। घुसल खाना आज भी ये वर्ड यूज करते हैं ना, अकबर्स प्राइवेट कंसल्टेशन चैम्बर था भाई, घुसल खाने में बैठकर कंसल्टेशन करता था अकबर, ठीक है, मस्त है वैसे घुसल खाना, अकबर्स प्राइवेट कंसल्टेशन चैम्बर। अकबर डिवाइडेड एम्पायर इनटू 12 सूबास, तो 12 सूबा थे अकबर के टाइम पे मुगल एम्पायर में, ठीक है। अजीज खान कोका एंड मानसिंह हैड मनसबदारी ऑफ 7000, मतलब टॉप रैंक के नोबल्स थे ये, अजीज खान कोका और मानसिंह, इनको मनसबदारी मिली थी 7000 की। 1564 अकबर एबोलिश जजिया, इंपॉर्टेंट है, 1564 में जजिया या जिजिया को एबोलिश कर देते। दिस वाज द रिलीजियस टैक्स इम्पोज्ड ऑन हिंदूज और नॉन मुस्लिम्स, जो भी वहाँ पे, नॉट ओनली हिंदूज, बेसिकली जो भी इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे उनको अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था जिसको बोला जाता था जजिया टैक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अकबर मेंटेन गुड मैट्रिमोनल रिलेशंस विथ राजपूत किंग्स। द ओनली स्टेट विच हैड स्टेडफास्टली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुजरेनिटी वाज मेवाड़, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है 18 जून 1576 को, अकबर वर्सेस राणा प्रताप। अकबर अंडर मानसिंह वॉन एंड राणा escape. Rebellion during Akbar's rule and expansion of Mughal Empire, और इसमें इनकी कौन मदद करता ज़्यादातर, मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, अकबर जीत गया राणा प्रताप को हरा के, ठीक है। आगे फिर एक्सपेंशन होगा, मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका एक्सपेंड करेंगे अकबर के लिए, ठीक है। अकबर मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की तरह नहीं था कि खुद ही लड़ने पहुंच जाए, उसने अपने अंदर बहुत अच्छे काबिल जनरल्स रखे थे जिनकी मदद से वो जीतता गया। अकबर हैड टू स्टे इन लाहौर फॉर 12 ईयर्स टू क्रश रिबेलियंस। लाहौर में पंजाब वाली साइड पे काफ़ी रिबेलियन हो गया था, तो उसको रोकने के लिए उसको लगभग 12 साल वहाँ रहना पड़ा। अकबर्स पॉलिसी इन इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स।
ये सब हमें इबादत खाना डिस्कशन से पता चलता है, ठीक है। टूवर्ड्स इंटीग्रेशन, स्टेट, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स, ये सब अभी हम आगे देखेंगे। अकबर एबोलिश पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया तो कर ही था, उसके अलावा पिलग्रिमेज टैक्स को भी एबोलिश कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, ही बैंड फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ क्रिमिनल्स। उस समय क्या होता था कि जो क्रिमिनल्स होते थे ना, उनको बोला जाता था या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, हम आपको छोड़ देंगे, या तो हम आपको मार देंगे। तो ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन था, इसको भी ख़त्म कर दिया अकबर ने, ठीक है, इवन फॉर क्रिमिनल्स। आगे देखते हैं। फर ई इजादी डिपेंडेड ऑन डिवाइन इल्यूमिनेशन। अच्छा, अकबर के लिए टर्म यूज़ किया है कुछ राइटर्स ने, उसके टाइम के जो उसके कोड राइटर्स थे। फर ई इजादी, वन हु इज़ डिपेंडेंट ऑन डिवाइन इल्यूमिनेशन, अकबर, ठीक है, मतलब उस भगवान उसको रास्ता दिखा रहा है। सुलह कुल, सुलह कुल का मतलब होता है पीस टू ऑल। फर ही इजादी का मतलब होता है डिवाइन इल्यूमिनेशन, ठीक है। 1575 अकबर बिल्ट इबादत खाना और हॉल ऑफ प्रेयर एंड डिस्कशंस, ठीक है। ये कहाँ पे बनाया था उसने, जो उसकी जो नई कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर, ठीक है। इट वॉज ओपन टू ऑल रिलीजन्स एंड स्कॉलर्स, लेटर इट वॉज क्लोज्ड इन 1582 ड्यू टू डिसकंटेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। जो मतलब उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नोबेलिटी या लीडर्स थे, उनका ऐसा मानना था कि भाई अकबर काफिर हो गया है, ये तो मतलब सारे लोगों को बोलने का मौका दे रहा है, सारे रिलीजन्स की बात सुन रहा है, तो बहुत उस वक्त परेशानी हो गई थी, इसलिए अकबर को इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टर्म देख लेते हैं, यह है आपका मदद ए माश। दिस इज मदद ए माश, दिस इज फॉर चैरिटेबल लैंड, मदद ए माश चैरिटेबल लैंड, ठीक है। देर इज अ लिटल एविडेंस टू प्रूव दैट अकबर इंटेंडेड और एक्चुअली प्रोमलगेटेड अ न्यू रिलीजन। द वर्ड यूज्ड बाय अबुल फजल एंड बदायूं फॉर सो कॉल्ड न्यू पाथ वाज तौहीद ए इलाही, ठीक है, या फिर इसको दीन ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, तौहीद ए इलाही, विच लिटरली मीन्स डिवाइन मोनोथिज्म, डिवाइन मोनोथिज्म। इट वॉज कंसिडर्ड द ऑर्डर ऑफ द सूफिस्टिक टाइप, ठीक है, इस सूफी ऑर्डर के अंदर ही कुछ माना जाता था दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही। और ऐसा नहीं था कि अकबर ने कोई नया रिलीजन बनाया था, पर एक इस तरह का सिस्टम बनाया था उसने, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। बदायूनी जो एक इम्पोर्टेंट राइटर है और एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हिस्टोरियन है, ही वॉज क्रिटिक ऑफ अकबर ड्यू टू हिज सेकुलरिज्म, ठीक है। आगे देखते हैं। सो कुछ की टर्म्स है यहाँ पे, बर्गी या बर्गीस, बारगीर्स, बर्गीस। So these were the Maratha troops employed as लूज ऑक्सिलरीज इन बहमनी किंगडम। अच्छा, मराठास में क्या था ना कि दीज वर बेसिकली मिलिट्री रेस जो इनिशियली बहमनी किंगडम में सर्व कर रहे थे। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब बहमनी किंगडम वीक होने लगेगा, मराठास क्या होंगे, स्ट्रांग होने लगेंगे, फिर ये एक टाइम पे इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये चैलेंज करने लग जाएंगे मुगल्स को भी। इनफैक्ट बाद में ये खुद का अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे द ग्रेट मराठा किंगडम के बारे में, ठीक है। सो मराठा ट्रूप्स एम्प्लॉयड एज ऑक्सिलरीज इन बहमनी किंगडम्स, उनको बोला जाता था बर्गीर्स और बारगीर्स। पावरफुल जमींदार्स थे मराठा, कहाँ पे, दक्कन वाले एरिया में, ठीक है। पावरफुल मराठा जमींदार्स, उनको क्या बोला जाता था, देशमुख्स, ठीक है। आगे देखते हैं। इंटरनल फाइट ऑफ अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। इम्पोर्टेंस ऑफ मराठास इन दक्कन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये आपस में फाइट हो रही है, मराठा किसी का साथ दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, ये सारी लड़ाइयाँ चल रही है, बस एक जानने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। मुगल्स एंट्री इनटू दक्कन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ बिरार, अहमदनगर एंड खानदेश एंड रोल ऑफ बीजापुर। मतलब इसमें क्या होगा कि मुगल इन किंगडम में से किसी को अपनी तरफ कर लेंगे, फिर बाकियों पे अटैक करेंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, फिर इस पे अटैक करेंगे, ऐसे पूरी स्टोरी चलती रहेगी। राइज ऑफ मलिक अंबर, ये इंपॉर्टेंट बंदा है, इसने बहुत वाट लगाई थी मुगलों की। हिज रेजिस्टेंस टू मुगल्स एंड रिपीटेड डिफीट्स ऑफ मुगल्स इन दक्कन। अकबर डाइड इन 1600
1605 में अकबर की मौत हो जाती है। एंड बाय 1610 ऑल गेन्स इन द डेक्कन मेड बाय अकबर वाज लॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो मलिक अंबर है स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब अकबर के बाद कौन आएगा? उसका बेटा जहांगीर, 1605 से लेकर 1627। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर और शाहजहां की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा अकबर हो गया ख़त्म। थैंक यू।